ओके, गुड मॉर्निंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क नहीं दिया था, बट यस आई हैव सेड यू कि आपको ये सारी की सारी फॉर्मूलाज लॉजिकली क्लियर करके आनी है। हमने लास्ट जो भी लेक्चर्स हमने करे उसमें 2 लेक्चर्स में वी हैव सीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, cost of equity share with the 6 different approaches: dividend, dividend yield, dividend plus growth, earning yield, earning plus growth, CAPM, realized yield, and then after we have seen cost of retained earning. ये सारी की सारी फॉर्मूला मैंने आपको लॉजिकली करवाई थी। yes, so you might have referred all those formulas logically. yes, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 10 तक कर लिया था। यस यस, चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 11, A company is considering raising funds about 100 lakhs. कंपनी को फंड चाहिए, कितना चाहिए? 100 lakhs. By one of the two alternatives, 14% term loan and 13% convertible. तो हमारे पास दो ऑप्शन है। सी हमने आगे देखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज आप कहां कहां करेंगे। तो यहां से स्टार्ट हो गया कि अगर आपको कोई फंड रेज करना है और आपको चॉइस करनी है कि भाई कहां से मैं फंड रेज करूं, इक्विटी से, डेट से, लोन से, डिबेंचर से, हाउ then one of the factor, there are various factors in which you can choose among the capital structure, but over here they have given 2 options and obviously factors are many, but here our factor is cost of capital, so that we will decide it based on cost of capital which option is best. The term loan option would attract no major incidental cost. The debenture would have to be issued at discount of 2.5% and would involve cost of issue of 1 lakh rupees. Advise the company as to better option based on effective cost of capital in each case. Assume tax rate 50%. Okay, चलिए यहां पे टैक्स रेट है 50%. ओके, वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस. वी वांट फंड्स ऑफ रुपीज 100 lakhs. Funds of rupees 100 lakh, which we can get by way of 2 options. Okay, 2 options we have. What is happening? 14% institutional term loan और नेक्स्ट ऑप्शन है 13% नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो यहां पे कंपेयर करेंगे कॉस्ट। हियर इट इज KL। लोन की तो जो फॉर्मूला आती है दैट इज वेरी सिंपल, I अपॉन NP इंटू 100। दैट में कुछ भी आएगा यही आएगा। ओके, सेम वे KD में भी वही फॉर्मूला यूज होगी। यस, बट यहां पे मैंने आपको बताया we have to consider I, that is 1 minus tax. oh अभी आया, ये क्या हो रहा है? अभी एक साथ आ गया सब कुछ। तो 1 माइनस क्या हो रहा है? अभी टैक्स रेट, इंटरेस्ट है 100, हमें कितना फंड रेज करना है? रुपीज इन लैक्स रख दीजिए। चलिए 100 लैक्स का 14% इंटरेस्ट, तो 14 लाख आएगा। उसमें से हम 1 माइनस टैक्स करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 7 लैक्स। यहां पे I 1 माइनस टैक्स क्या होगा? 100 लैक्स। हे, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। ओके, यस, 13% 1 माइनस टैक्स
तो यहां पे इंटरेस्ट आया 6.5 लैक्स। ओके, अभी नेट प्रोसीड्स में हम क्या करेंगे, जो भी आपका पार वैल्यू है प्लस इफ प्रीमियम इफ एनी, और डिस्काउंट इफ एनी, और फ्लोटेशन कॉस्ट इफ एनी। ओके ओके, तो यहां पे लोन में आपको बताया कुछ टर्म लोन ऑप्शन हैड नो इंसिडेंट। लोन में तो क्या अभी नहीं कॉस्ट होती है, ऐसे तो लोन में वो चार्जेस लेते हैं, बट ये पर्टिकुलर सम में आपको कुछ नहीं दिया है। ठीक है, चलिए लोन आपको ऐसे ही मिल जाती है 100 लैक्स की। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड्स हो गई 100 लाख। बट यहाँ पे डिबेंचर में देखिए, डिबेंचर में नेट प्रोसीड्स क्या आएगी, 2.5% डिस्काउंट में डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 लाख की तो फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू रेट एक्सपेंसेस है। ओके, तो 100 के डिबेंचर, उसमें से 2.5 लाख का डिस्काउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट 1 लाख, रुपीज इन लैक्स है। ओके, तो यहां पे आएगा 96.5 लैक्स। तो अभी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम, पुटिंग एवरीथिंग इन फॉर्मूला के एल 7/100 इंटू 100, तो यहां पे आ जाएगा 7%, वेरी सिंपल। और के डी इज इक्वल्स टू 6.5/96.5 इंटू 100। चलिए कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे, परसेंटेज करके मुझे बताइए। तो हियर अवर पॉइंट ऑफ व्यू इज, जिसकी भी कॉस्ट कम आएगी, जिसकी भी कॉस्ट कम आएगी विल इन्वेस्ट देयर ऑब्वियसली, राइट? यस। तो अभी 6.5 डिवाइडेड बाय 96.5%, 6.74%। तो यहां पे देखिए ये जो 6.74% है उसमें कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है। यहां पे फिर से हुआ है, चलिए नो इश्यूज। तो क्या होगा, चलिए एक नोट लिख देते हैं, डिसीजन लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। एज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर। किसमें लोअर है, इन केस ऑफ 13%। सर डिबेंचर में ये बिग फॉर्मूला नहीं आएगी क्या? यहां पे नॉन कन्वर्टिबल, ओके, मतलब कि वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, चलो कन्वर्ट नहीं होगी, बट रिडीम तो हो सकते ना। अगर रिडीम हो सकते तो आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स दी हुई होगी। यस, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इस हिसाब से we will use the smaller formula. Okay, 13% non convertible debentures, yes, 6.74 राउंड ऑफ करना है, ठीक है, डिबेंचर। so that option is more better, तो वो वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे यूज है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से भी आप कॉस्ट के फैक्टर से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यस, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
ओके, चलिए नेक्स्ट करें। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। यहां पे ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें इक्विलिब्रियम प्राइस पूछी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर बेस्ड ऑन द यू कैन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इसका लॉजिक हम डिविडेंड पॉलिसी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट इसके सारे जो वैल्यूएशन वाले सम्स हैं, ओके, दैट वी विल कंसिडर इन डिविडेंड पॉलिसी। बट मैंने क्या किया है, यहां पे भी कंसिडर किया है, वहां पे भी कंसिडर किया है, सो दैट विल बी अ रिपीटेशन, नो इश्यूज नो इश्यूज। ओके, हम दोनों ही जगह पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। द बीटा कोएफिशिएंट ऑफ टारगेट इज 1.4. The company had been maintaining 8% rate of growth, 8% rate of growth in dividend and earning. अभी यहां पे देखिए, ये दिल मांगे मोर, क्या 8%, कितना 8%, ठीक है। द लास्ट डिविडेंड बताइए, ये जो डिविडेंड है वो D0 है या फिर D1 है, चलो बताइए, ये D0 है या फिर D1 है? D0 D1, D0 D1, D0 obviously it is D0, ओके, क्योंकि लास्ट डिविडेंड, पास्ट डिविडेंड, प्रीवियस डिविडेंड, डिविडेंड हमने पे किया था पास्ट में, ओके, बट हमें जो भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ओके, डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, उसमें हम D1 मतलब के ग्रोथ के साथ आपका जो नेक्स्ट डिविडेंड है, क्योंकि हमें कॉस्ट कब चाहिए, अभी फ्यूचर की चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी नेक्स्ट जो हम फंड ले रहे हैं उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें डिविडेंड क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए फ्यूचर, ओके, तो पास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 10%। सर ये रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों दिया है? मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो भी रिटर्न मिलता है वो क्या होता है, रिस्क फ्री। तो इसको हम बोल सकते हैं RF, इसको हम बोल सकते हैं RF। यहां पे बीटा भी दिया है, इसका मतलब है हमें CAPM का फॉर्मूला तो यूज करना ही है। यहां पे देखिए RF है, बीटा है, अभी RM भी आएगा, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आ गया, तो इसका मतलब ये है वी आर सपोज टू यूज CAPM। बट हम कैसे यूज करेंगे, देख, द करंट मार्केट प्राइस, अभी करंट मार्केट प्राइस भी दे दी है 36, तो पूछा क्या है, प्राइस पर शेयर। सर प्राइस पर शेयर तो दिया हुआ है 36, नहीं, ये है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। यहां पे ये लोग पूछ रहे इक्विलिब्रियम प्राइस। सर इसमें क्या डिफरेंस होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, समझाता हूं आपको। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, यूजिंग CAPM। तो सिर्फ डिविडेंड क्यों दिया है, CAPM में तो हम डिविडेंड यूज नहीं करते हैं, होल्ड ऑन, पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल K इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ओके। तो RF is risk free 10%, beta 1.4, RM 15% minus RF 10%। चलिए KE क्या आया, KE क्या आया, गिव मी द KE। अभी देखिए ये हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रादर, ओके, 17% KE, यस, तो KE है 17%। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो हम यूज करते हैं, मैंने आगे भी आपको बताया कि भाई या तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा विच वन यू आर सपोज टू यूज, ओके,
और एल्स डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या होगी, मैंने आपको यह भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछे तो डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या होगी। सर आपने तो बताया था डिविडेंड प्लस ग्रोथ होगा। हाँ वही है। तो यहां पे हमने सीएपीएम क्यों यूज किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन फॉर सीएपीएम प्लस यहां पे इफ सीएपीएम होल्ड्स गुड, तो उसके हिसाब से के आया 17%। अभी हमारी जो गोल्डन ग्रोथ वाली जो मॉडल की जो फॉर्मूला है, ओके, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उसकी जो फॉर्मूला है क्या है, K इज इक्वल्स टू D1 MPS इंटू 100, तो ठीक है, प्लस G। ओके, तो ये वाली जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला में मुझे K पता है, चलिए क्योंकि मैंने ये K कैलकुलेट किया सीएपीएम से, आई वेरी वेल नो कि मेरा K है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 17%, मुझे फाइंड करना है मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या है। सर वैल्यू तो पता है ना हमें, एमपीएस। हाँ बट अभी इन्होंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए, तो इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी अगर सीएपीएम होल्ड गुड हुआ तो ये शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस या वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, तो वो होगी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा के माइनस जी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, D1 MPS, और इसको और हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा MPS और वैल्यू इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। और एक्चुअली डिविडेंड पॉलिसी में ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, और ये जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गोल्डन ग्रोथ मॉडल। गोल्डन ने ये फॉर्मूला दी है, उसका लॉजिक है क्या, लॉजिक क्या है, लॉजिक इज वेरी सिंपल कि किसी भी कंपनी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी पता है, किसी भी कंपनी की शेयर की जो वैल्यू है वो उस कंपनी ने जो भी डिविडेंड इश्यू करने हैं फ्यूचर में टिल द लिक्विडेशन, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर दीजिए, वही उसकी क्या होगी वैल्यू, और उस हिसाब से ये फॉर्मूला सेट की है, और इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो अभी क्या हुआ, अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डिविडेंड D1 के माइनस जी, तो ये फॉर्मूला बन गई इसमें से वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिविडेंड लास्ट है तो उसमें 8% ऐड कर दो तो D1 आ जाएगा, यस, और के है 17%, उसमें से 8% जी माइनस कर दीजिए, तो 4.32 डिवाइडेड बाय 9%। चलिए मुझे बताइए शेयर की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमारा आंसर क्या है, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ शेयर, आंसर ए, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ शेयर कितनी होगी, $48। Is this clear? 48 एवरीबॉडी। अभी क्या पूछा है आपको, इक्विलिब्रियम, चलो हमने बता दिया 48। सर ये 48 क्यों और ये मार्केट प्राइस से ज्यादा क्यों आया, ऐसा क्यों, अभी लॉजिक समझा रहा हूं, देखिए। वुड यू एडवाइज परचेजिंग द शेयर, पहले बी का आंसर दे देता हूं, फिर बाद में आपको मैं लॉजिक समझाता हूं कि ये लॉजिक क्या है। ओके, अभी देखिए करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस है, ये आंसर में ही मैं आपको सारा का सारा लॉजिक समझा देता हूं, ये पूरा सम के पूरा जो सम है उसका जो भी लॉजिक है वो यही पर्टिकुलर पॉइंट में हम समझ लेंगे। करंट मार्केट प्राइस क्या है 36। अभी ये सीएपीएम का लॉजिक क्या है, मैंने आपको सीएपीएम में क्या लॉजिक समझाया था आपको, सीएपीएम मतलब क्या हुआ,
कि शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी की तरफ से वो क्या है। अगर वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट में ही इन्वेस्ट करेंगे, अगर इन्वेस्टर गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे और उसको कुछ रिस्क नहीं चाहिए, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो होगी 10%। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो होगी 10%। अगर वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिसका बीटा 1 है, मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, बिकॉज उसके बेस के ऊपर से हम हमारा बीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट का बीटा इज ऑलवेज 1, और मार्केट में जो रिटर्न है वो 15% है। तो वो लोग इन्वेस्टर है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होगी इन्वेस्टर की, 15। अगर हमारा बीटा, हमारी कंपनी का बीटा मोर देन 1 है, तो हमारी कंपनी में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, हमारी कंपनी में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। अरे हम आपकी कंपनी में मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, मार्केट में सिर्फ 1 रिस्क है, आपकी कंपनी में 1.4 रिस्क है, मतलब मार्केट से 1.4 टाइम्स, 0.4 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो हम आपके पास ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहां पे आ गया एक्सपेक्टेशन 17%। इतना समझ में आया लॉजिक। अभी ये लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से जो आप KE देखते हो और उस हिसाब से जो कंपनी रिटर्न देती है, तो कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू है, इफ CAPM होल्ड्स गुड, इफ CAPM होल्ड्स गुड, और उसके हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए 48। है कितनी वो अलग बात है, एक्चुअली अभी मार्केट में कितनी प्राइस है वो अलग बात है, क्योंकि उसको तो कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बट अगर शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है CAPM में, वो अगर होल्ड गुड होती है, ट्रू होती है, तो ये कंपनी है, उसकी मार्केट में शेयर्स, मार्केट में जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। कैसे अंडर वैल्यूड है, प्राइस होनी चाहिए 48, प्राइस होनी चाहिए 48, बट अभी मार्केट में 36 है, मतलब शेयर्स आर अंडर वैल्यूड। इसका मतलब अगर CAPM होल्ड गुड हुआ, अगर CAPM होल्ड गुड हुआ, तो ये कंपनी की प्राइस 48 तक तो जाएगी ही। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं। अगर CAPM होल्ड गुड हो रहा है और कंपनी शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रही है, तो ये कंपनी की वैल्यू 48 तक तो पहुंचेगी ही। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, आप एडवाइस देते हो कि ये कंपनी का शेयर बाय करे। यस ऑब्वियसली, व्हाई, बिकॉज मार्केट में अभी हमें 36 में ही मिल रहे हैं। अभी थोड़े दिनों के बाद देखिए ये कंपनी का शेयर्स की वैल्यू 48 टच करेंगी। ओके, टारगेट है क्या है 48, तो फिर लेना चाहिए यस। वाइल इक्विलिब्रियम वैल्यू एज इफ CAPM होल्ड्स गुड, चलो CAPM होल्ड्स गुड, ये काफी सारा CAPM पे डिपेंड करता है, होल्ड्स गुड, देन वैल्यू, वाइल इक्विटी वैल्यू इफ CAPM होल्ड गुड्स वर्थ कितनी हुई, ₹48 हुई। तो अभी क्या है, मीन्स शेयर्स आर अंडर वैल्यू, शेयर्स आर अंडर वैल्यूड। जो एक बात देखिए, जब भी शेयर्स अंडर वैल्यूड है, वी विल ऑलवेज गिव एडवाइस, हेंस एडवाइजेबल टू बाय दिस शेयर। तो इस कंपनी के शेयर बाय करने की हम एडवाइस देंगे, चलिए बाय कर लीजिए। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, क्या, अगर शेयर की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू, तो आपको बाय करना ज्यादा बेहतर है, और अगर ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड, तो आपको सेल करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एनीवे ओवर वैल्यूड है, अब डाउन होगा तो फिर सेल कर दीजिए। और डू नॉट बाय इट, ओके, डू नॉट बाय इट, ओके। तो इस तरह से
ये दोनों के दोनों हमने आंसर दे दिए और लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया। यस, अंडर वैल्यूड है, ये शेयर्स अंडर वैल्यूड है, करेक्ट। मतलब 48 अंडर वैल्यूड नहीं है, 48 होनी चाहिए, 48 होनी चाहिए, ओके। इस शेयर की वैल्यू 48 होनी चाहिए, बट मार्केट में अभी अभी ट्रेडिंग जो हो रहा है मार्केट में, उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस है वो 36 है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अंडर वैल्यूड है। मतलब क्या है, ये कंपनी की वर्थ तो 48 तक जाने की है, ये कंपनी की वर्थ 48 तक जाने की है, बट अभी मार्केट में वो 36 पे ही चल रहा है। इसका मतलब इसकी वर्थ तो 48 है। अगर आप सीएपीएम को होल्ड गुड करते हो और जितना रिस्क लेके इन्वेस्टर ने हमारे इन्वेस्ट किया और हमारे जो बीटा 1.4 है, हमारी कंपनी मार्केट से ज्यादा रिस्की है, तो इस हिसाब से ये कंपनी की वर्थ क्या है, 48। मतलब 48 तक पहुंचेगा, इफ एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान तो पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पे एडवाइस कीजिए, परचेस कर लीजिए। गॉट इट, गॉट इट। चलिए, ओके ओके ओके, तो यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, चलिए फटाफट, ठीक है। ये आपको मैं नोट डाउन करने के लिए टाइम दे रहा हूं, बराबर है ना? या फिर आप साथ में लिखते हो जा रहे हो, नहीं नहीं चाहिए टाइम? आप मुझे ये बता दीजिए, ये बराबर कर रहे हैं हम, यस? तो यस कीजिए कि हाँ भाई टाइम चाहिए हमें, पहले हम समझते हैं, फिर बाद में आप जब टाइम देते हैं तब हम लिखते हैं। ओके ओके, क्योंकि क्या है, पहले समझना है, समझ लेंगे तो फिर बाद में आप कॉपी नोट डाउन कर लीजिए, बट पहले समझिए। ये जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करते हैं, एडवांस अकाउंट एफएम है, सबको लॉजिकली समझोगे ना जितना ज्यादा, उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए, और मैंने इतनी सारी वेराइटीज कवर अप की है, आपको इतनी सारी वेराइटी मिलेगी भी नहीं, ठीक है, मॉड्यूल में। तो फिर अच्छा है, क्योंकि आपको आरटीपी एमटीपी सब की वैरायटी यही हमारे मटेरियल में ही आ जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट।
ओके नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 13, वेरी इजी। सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो दैट इज वेरी इजी। एग्जाम्पल 13 इन होमवर्क। एग्जाम्पल 14 देखिए, यहां पे इक्विटी शेयर इज क्वोटेड इन द मार्केट एट 25 पर शेयर करंटली, द कंपनी पेज डिविडेंड 2 पर शेयर, ओके, ग्रोथ रेट 6 है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? एक क्वेश्चन। नंबर 2, अगर ग्रोथ रेट 6 की बजाय 8% हो गया तो फिर मार्केट प्राइस क्या होगी? ओके, मार्केट प्राइस क्या होगी, मतलब हमने जो ये के फाइंड आउट किया उसको यूज कीजिए और यहां पे वैल्यू फाइंड कीजिए, ओके। और थर्ड तो क्या है, अगर डिबेंचर इश्यू किया तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? चलिए वो भी, ये भी आसान है, या आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो इजीली। यस, ओके, सॉल्व करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके आना। ओके, शायद ये क्वेश्चन में जी के लिए कुछ प्रॉब्लम था, देख लेते हैं। यस, नहीं, ठीक है, ये आप देख लीजिए, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर। अभी यहां पे क्या है कि द कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, तो यहां पे पास्ट और फ्यूचर दोनों में से कुछ नहीं दिया है, प्रेजेंट दिया है, ओके। तो आप हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए, तो ये D0 है, ऐसे हम कंसिडर कर लेंगे D0 है, क्योंकि हमें जो डिविडेंड चाहिए वो क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड। एक दो ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें D1 या D0 में सजेस्टेड आंसर में गलत आंसर दिया है, तो वो जब भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बट यहां पे तो D0 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, ये अच्छा क्वेश्चन था मई 18 का। वैसे तो इसमें जो पी कॉस्ट ऑफ पी यूज कर रहे हैं हम, या फिर रिटेन अर्निंग का जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कंसेप्ट इन्होंने डिविडेंड पॉलिसी में से लिया है, बट डोंट वरी, यहां पे मैं समझा देता हूं, डिविडेंड पॉलिसी में वो कंसेप्ट तो आएगा ही, ठीक है। एग्जाम्पल 15 देखिए, है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई कंसेप्ट, बट थोड़ा कंसेप्ट उन्होंने डिविडेंड पॉलिसी में से लिया है, बट नो इश्यूज, यहां पे मैं लॉजिकली समझा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। JC Limited is planning equity share in current year. It has EPS 20. Okay. And proposes to pay 60% dividend in the current year end. तो यहां पे करंट ईयर में डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना, 60%। तो सर ये D0 हुआ या D1 हुआ? अभी आप एक बात समझ लेना अच्छे से, एक बात आप अच्छे से समझ लेना, क्या जब भी आपको अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, जब भी आपको क्या दिया है, EPS, तो मुझे ये बताइए EPS कैलकुलेट कैसे होगा? EPS आपको जब भी देंगे, EPS कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैन यू टेल मी? तो जो भी आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, EAT होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो उसका डिविडेंड देंगे, बाद में आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट विल गिव यू EPS, इज इट? आप ये बताइए EPS फ्यूचर का आता है क्या? नहीं, EPS जो भी कैलकुलेट करेंगे वो किसका कैलकुलेट करेंगे, लास्ट ईयर का।
ईपीएस आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो किसका कैलकुलेट करेंगे, ऑनगोइंग करेंगे, फ्यूचर का करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ईपीएस हमेशा हम पास्ट का करेंगे। और यहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो है, पहले तो आप ये देख लीजिए डिविडेंड पे आउट क्या होता है। डिविडेंड पे आउट ये क्या होता है? तो डिविडेंड पे आउट का मतलब है कितना परसेंटेज हमने डिविडेंड दिया अगेंस्ट अर्निंग। तो जो भी आपका अर्निंग है उसका कितना परसेंटेज, ये बोलते हैं 60% अर्निंग हमने डिविडेंड के तौर पे दे दी है। तो वो कब दिया होगा? नहीं, ये लोग बोल रहे अभी करंट ईयर में डिविडेंड देंगे, बट वो तो ईपीएस लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा ना। हाँ, तो यहां पे देखिए हमारे पास ईपीएस है क्या 20, इसका हम दो बाइफर्केशन करेंगे क्या, क्योंकि तो डिविडेंड दे दीजिए, कितना दिया, कितना देना है डिविडेंड 60%। अगर हम डिविडेंड 60% देते हैं तो उसको बोलते हैं पे आउट, डिविडेंड पे आउट। ओके, डिविडेंड पे आउट। तो फिर रिमेनिंग आता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ओके, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, और वो कितना होगा 60%। जैसे सॉरी 40%। जैसे हम डिविडेंड पे आउट 60%, डिविडेंड को पे आउट बोलते हैं, ऐसे रिटेंशन को क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो। क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। वो कितना हुआ, ये 40% क्या होगा, रिटेंशन रेशियो, और वो कितना होगा 40%। पहले इतना समझ में आया? डिविडेंड जो भी ये अर्निंग सारा का सारा जो भी अर्निंग है दैट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर ओनली। चलो, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही है, बट उसमें से हमने 60% डिविडेंड दे दिया, 40% हमारी कंपनी में ही रखा, री इन्वेस्ट किया, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। इतना समझ में आया? ओके, तो ये हमारा बाइफर्केशन है। अभी ये जो डिविडेंड है कितना है 12 रुपीज। तो ये मुझे बताइए ये D0 हुआ या D1 हुआ? इतना मुझे बता दीजिए ये D0 हुआ या D1 हुआ? अगर पास्ट है तो D0, अगर फ्यूचर है तो D1। यहां पे ईपीएस तो पास्ट ही आएगा ना। हाँ, यस, तो ये D0 ही है, ये D0 ही है। चलो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बोलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ पी रेशियो, सर ये पी रेशियो क्या है? नई नई टर्म्स ले आते हैं इस ये क्वेश्चन में। पीई मल्टीपल इज एमपीएस बाय ईपीएस। पी मल्टीपल टाइम्स में होता है, परसेंटेज में नहीं होता है। किस में होता है? टाइम्स में। और पी मल्टीपल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अर्निंग यील्ड। यस, अर्निंग यील्ड में हम क्या करते हैं? ईपीएस बाय एमपीएस। अर्निंग यील्ड में हम क्या करते हैं? ईपीएस बाय एमपीएस। ये ऑपोजिट ऑफ अर्निंग यील्ड है। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आपको क्या करना है? द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 4% ऑफ इश्यू प्राइस। फ्लोटेशन कॉस्ट, सर एक बात बताइए, बोलिए। केडी जिसमें हम नेट प्रॉफिट कंसीडर करते हैं उसमें हम फ्लोटेशन माइनस करेंगे। केपी फ्लोटेशन माइनस करेंगे। लोन इश्यू रिलेटेड जो भी लोन का जो भी चार्जेस है जो भी, वो माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे भाई? फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो भी हम स्ट्रक्चर कलेक्ट करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? व्हाट वी पे टू देम नेट ऑफ टैक्स अगेंस्ट व्हाट वी रिसीव इन अवर हैंड। तो यहां पे क्या होता है, देखिए, अगर मैं डिबेंचर इश्यू करता हूं 100 लाख के, और वो इश्यू के लिए मुझे 1 लाख की कॉस्ट इनकर करनी है, तो आउट ऑफ 100 1 विल बी माई कॉस्ट। मेरे हाथ पे क्या आएगा? 99 लाख। तो दैट विल बी माई नेट प्रॉफिट्स। अभी यहां पे इक्विटी शेयर में देखिए, अगर मेरी मार्केट प्राइस 25 रुपीज है, अगर मेरी मार्केट प्राइस पर शेयर 25 रुपीज है, और मुझे ये
इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए 1 रुपीज का फ्लोटेशन कॉस्ट, 1 रुपी का फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, तो मेरे हाथ पे क्या आएगा कि भाई शेयर होल्डर ने मुझे 25 दिए, बट वो इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस 1 रुपी हुआ, तो वो मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे हाथ पे नेट क्या आया 24। तो यहां पे अगर मैं डिविडेंड की फॉर्मूला यूज करता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर्मूला यूज करता हूं D1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, तो वो एमपीएस में मुझे मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने हैं नहीं करने? यस करने, पक्का यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लॉजिक समझ में आ गया। अभी डिटरमाइन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर इश्यू एंड आफ्टर इश्यू। अरे यहां पे तो दो ऑप्शंस पूछे हमको। आप पहले ये बताइए कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर इश्यू है, आप ये मुझे ये बताइए कि ये बिफोर इश्यू आफ्टर इश्यू में फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? बिफोर इश्यू आफ्टर इश्यू, अरे भैया इश्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं, इश्यू के पहले तो कोई कॉस्ट नहीं होगी ना, नहीं। अगर आपको पूछा है बिफोर इश्यू, मतलब हम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। सर अभी आपने बताया फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, इश्यू के बाद करते हैं करेंगे, बट इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है बिफोर इश्यू आफ्टर इश्यू, तो यहां पे बिफोर इश्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे और आफ्टर इश्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। चलिए तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला KE। यहां पे हम फॉर्मूला करते हैं KE D1 MPS प्लस G। सर यहां पे तो EPS है, आपने EPS वाली फॉर्मूला क्यों यूज नहीं की? अरे भैया मुझे डिविडेंड पे आउट दिया है, जब तक मुझे डिविडेंड मिल सकता है तब तक मैं हमारी जो डिफॉल्ट फॉर्मूला है गॉर्डन ग्रोथ वाली वही यूज करेंगे, अर्निंग वाली यूज नहीं करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है, देखिए एक बात याद रखना, अर्निंग यील्ड और अर्निंग ग्रोथ की फॉर्मूला प्रैक्टिकली ज्यादातर केस में हम यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा है अर्निंग यील्ड बताइए भैया, अर्निंग यील्ड आपको पूछा है स्पेसिफिकली, हाँ ठीक है, देन वी कैन यूज इट। और डिविडेंड की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और अर्निंग दिया है, ओके, तो फिर हम अर्निंग यूज कर सकते हैं। बट यहां पे तो पे आउट भी दिया है, पे आउट भी दिया है, तो फिर हमें यूज करना है। बट सर ग्रोथ तो नहीं दिया है, ग्रोथ तो नहीं दिया है, then how we will be able to use it? ग्रोथ न इज मिसिंग, तो क्या D1 बाय एमपीएस कर दे? नहीं 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 नहीं, डिफॉल्ट फॉर्मूला D1 एमपीएस प्लस G है, और G जब तक आपको मिल सकता है। सी ऐसा नहीं है क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्किंग नोट टू ग्रोथ रेट, वर्किंग नोट टू ग्रोथ रेट, यस। अभी देखिए जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रोथ रेट की फॉर्मूला है B मल्टीप्लाइड बाय R। सर ये BR क्या है? G इज इक्वल्स टू BR। B इज नथिंग बट द रिटेंशन रेशियो, B इज नथिंग बट द रिटेंशन रेशियो, और R इज नथिंग बट रिटर्न। ओके, अभी रिटर्न मतलब क्या है? अर्निंग। अर्निंग मतलब क्या है? अर्निंग यील्ड। अभी अर्निंग यील्ड यहां पे कुछ दिया था, हाँ P दिया था, P, और ये जो P है, P वो क्या है? अर्निंग यील्ड का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हाँ तो यहां पे देखिए रिटेंशन रेशियो है 0.40, कैसे मिला? कैसे मिला? यहां से आया ना। और रिटर्न क्या होगा? अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड माने EPS बाय एमपीएस इंटू 100, मतलब हमारे पास P है तो क्या हम 1 डिवाइडेड बाई P कर सकते हैं? यस।
तो 1 डिवाइडेड बाई पी कर दीजिए, 1.6.25 इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए। यस, तो हमारा रिटर्न कितना होगा, हमारा रिटर्न कितना होगा, चलिए रिटर्न होगा 16%। ठीक है, अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, तो ग्रोथ रेट क्या होगा 16% मल्टीप्लाइड बाय 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 16%। तो व्हाट विल बी माय ग्रोथ रेट, व्हाट विल बी माय ग्रोथ रेट। चलिए ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या होगा, सॉरी रिटेंशन रेशियो 0.40 है, माय मिस्टेक, रिटेंशन रेशियो 0.40 है, 16 इंटू 0.4 इज इट 6.4%। ये परसेंटेज को एज इट इज रखना है, 16 को सिर्फ 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 को सिर्फ 0.47 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.4% ग्रोथ रेट आ जाएगा। चलिए हो गया। अभी D1 क्या हुआ, तो D1 क्या होगा, D1 क्या होगा, तो उसमें 12 रुपीज डिविडेंड है प्लस उसमें 6.4% का ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय एमपीएस। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी और पूछ रहे हैं सब कुछ। चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब फॉर्मूला ऐसे यूज कर रहे हैं हम जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, वर्किंग नोट 3, चलो एमपीएस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सर एमपीएस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी यहां पे फॉर्मूला दी है ना पीई, हाँ पी की फॉर्मूला क्या होती है, एमपीएस बाय ईपीएस। पी है हमारे पास 6.25, ईपीएस है हमारे पास 20, तो एमपीएस मिल जाएगा ना। यस, एमपीएस इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6.25, तो यहां पे आएगा एमपीएस 125। चलिए इज दिस क्लियर, काफी सारा वर्किंग करना पड़ा ये क्वेश्चन के लिए। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क में आया था, देखिए अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो 10 मार्क्स में आता है, बट कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसा ट्रिकी डाल देते हैं। बट डोंट वरी, सारे के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 5 मार्क्स में 4 क्वेश्चंस आते हैं, सभी के सभी इतने ट्रिकी नहीं होते। और अभी तो आपको ये क्वेश्चन पता चल ही गया है, अगर ये वापस से रिपीट करेंगे तो भी आपको आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने हमारा मटेरियल कर लिया है तो फिर आपको कुछ भी ट्रिकी नहीं लगेगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, मार्केट प्राइस भी मिल गया। अभी अभी ये मत बताना कुछ बाकी है, नहीं नहीं, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है बिफोर इश्यू। ओके ओके ओके, बिफोर इश्यू, ठीक है, प्लस ग्रोथ रेट आएगा 6.4%। चलिए अभी यहां पे इंटू 100, चलिए मुझे के ही कैलकुलेट करके बताइए, 12.768 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो भी परसेंटेज है, उसमें हम 6.4% एज इट इज ऐड करने के, इसका 6.4% मत करना। ठीक है, उसका 6.4% मत करना, ये जो फॉर्मूला में हम जी ऐड करेंगे वो एज इट इज परसेंटेज में ही ऐड कर देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। यस, चलिए चलिए, तो मुझे के ही दे दीजिए यहां पे, गिव मी द के ओवर हियर, 16.61%। %16.61%। यस, क्या क्या हुआ, ओके 16.61 क्लियर है। अभी बोलते आफ्टर इश्यू भी दे दीजिए हमें, तो मैंने आपको क्या बताया, आफ्टर इश्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट एमपीएस में से माइनस होगी। यस, तो यहां पे क्या होगा, के इज इक्वल्स टू
T1 MPS, उसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, यस। ओके, तो यहां पे क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करेंगे, डिफॉल्ट कर ही देंगे हम, डिफॉल्ट कर ही देंगे हम। ये तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भाई बिफोर इश्यू दे, इसीलिए तो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी 4% और वो होगी इश्यू प्राइस पे। यहां पे बोला है ना आपको 4% ऑफ इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब इश्यू मार्केट प्राइस पे करेंगे ना 125, तो वो जो मार्केट प्राइस है 125 उसका 4% फ्लोटेशन कॉस्ट हो रहा है। तो जी आएगा, जी 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 6.40 जी। चलिए यहां पे मुझे के ही बता दीजिए क्या है। %17.04 है। ओके ओके यस ग्रेट। चलिए 17.04 यस यस, इतना क्लियर हो गया। अभी क्या पूछा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर इश्यू आफ्टर इश्यू। हो गया हो गया। तो ये अच्छा सम था, बहुत अच्छा था। यहां पे हमें रिटेंशन रेशियो, ग्रोथ रेट, एमपीएस, D0 का D1 सब कुछ फाइंड करना था। ऐसा कुछ नहीं था जो स्ट्रेट अवे दिया हो आपको, ऐसा कुछ नहीं था। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए एक बार।
ओके ओके चलिए नेक्स्ट WSCC। ये क्या है WSCC? ये WSCC क्या है? अभी हमने लास्ट थियरी कंसेप्ट में वैल्यू ऑफ बॉन्ड तक किया था, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या आया, WSCC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसको ऐसा भी बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिनोटेड बाय KO, डिनोटेड बाय KO। ओके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WSCC। अभी ये क्या है WSCC, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी देखिए हमने 10 लाख का डेट रेज किया, 10 लाख का प्रेफरेंस रेज किया, 30 लाख का इक्विटी रेज किया। टोटल हमारे पास 50 लाख का स्ट्रक्चर है। कितना स्ट्रक्चर है? 50 लाख। ओके, तो हमने जो भी फंड रेज किया वो 50 लाख किया। अभी जब आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या फिर जो भी बिजनेस है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें ऐसा 1 to 1 होगा क्या? ये डेट में से आया है, ओके, इसको यहां पे इन्वेस्ट कीजिए। ये प्रेफरेंस में अलग रखो, अलग रखो, ये प्रेफरेंस में यहां इन्वेस्ट कीजिए, ये किस में? इक्विटी में, यहां इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। हमारे पास एक बार 50 लाख आ गए, कहां से आए वो हमारा क्वेश्चन नहीं है कि कहां से आए। ओके, चाहे इक्विटी से आए हो, चाहे डेट से आए हो, या फिर प्रेफरेंस आए हो, हमें इन्वेस्ट कहां पे करना है वो हमारा कंसंट्रेशन। अभी क्या होगा समझिए, हमने जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए वो प्रोजेक्ट में रिटर्न आ रहा है 16%। क्या रिटर्न है? जो भी प्रोजेक्ट में हमने ये 50 लाख इन्वेस्ट किए, जो भी प्रोजेक्ट में हमने 50 लाख इन्वेस्ट किए, उसका रिटर्न है 16%। यहां पे हमने देखा कि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यहां पे हमने देखा इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो डिबेंचर बोलते भैया 8% है, प्रेफरेंसर बोलते हमारा कॉस्ट 12% है, इक्विटी बोलता हमारा ही कॉस्ट 18% है। तो अभी क्वेश्चन यहां पे आएगा हम क्या करें। हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा है डेट जिसमें सिर्फ 8%, ओके, 8% कॉस्ट है हमारी एज कंपेयर टू रिटर्न 16। तो इसके हिसाब से तो हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर 12% है, उसके हिसाब से तो इन्वेस्ट करना चाहिए, बट इक्विटी 18%, उसका हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हम 1 to 1 कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है पूरा का पूरा 50 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं मेरी एवरेज और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा भाई? एक आप ये बात बता दीजिए, आपने जो भी फंड कलेक्ट किया है, जो भी फंड आपने कलेक्ट किया है, कलेक्शन ऑफ फंड, उसकी ओवरऑल कॉस्ट बता दीजिए, जिससे हमें कंपैरिजन इजी हो जाए कि हम ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये जो है 50 टोटल कैपिटल, उसका हम वेट करेंगे। कैसे करेंगे वेट? चलो वेट कीजिए, 10/50, 10/50 वेट कीजिए। क्या होगा वेट उसका? 0.2, 0.2 और 0.60। अभी हम क्या करेंगे, उसकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर KO और WSCC विल बी कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस रिटर्न अर्निंग। जो भी है आपके स्ट्रक्चर में, जो भी है उसकी कॉस्ट और उसका वेट मल्टीप्लाई करते, समेशन करते जाइए, और जो भी टोटल आएगा वो टोटल आएगा हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, आपको जो भी समझ में आए वो कीजिए। फॉर्मूला में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर मी टेबुलर फॉर्म इज इजी, आई ऑलवेज गो बाय दिस टेबुलर फॉर्म। ओके, तो यहां पे आएगा 8% इंटू 0.2 1.6%, 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 2.4%, और 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 10.8%। अभी सभी का टोटल कर लीजिए, 1.6 प्लस 2.4 प्लस 10.8, तो कितना आएगा? यहां पे आएगा 14.8%। तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो है ये 50 लाख आपने जो भी कलेक्ट किया उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट है 14.8। और अब अगर आप ये 50 लाख 16% के रिटर्न में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, करिए, ये प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका रिटर्न आपकी ओवरऑल कॉस्ट से ज्यादा है। तो दिस इज हाउ वी कंपेयर। ऐसे इक्विटी कंपेयर करके नहीं बताना है, नहीं 18% इक्विटी है, ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत कीजिए, ऐसा नहीं है। हमें ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये कॉस्ट में हम कम कॉस्ट वाले स्ट्रक्चर भी मिक्स कर रहे हैं, लाइक दैट 8%, प्रेफरेंस 12%। सो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अभी हमने अब तक क्या किया? इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते आ रहे थे, इंडिविजुअल। अभी हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसकी जो भी कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का, जो भी उसका वेट कीजिए और वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कीजिए, इससे आएगा आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये WACC का कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए बताइए, वाई वी कैलकुलेट दिस समझ में आया? क्यों हम WACC कैलकुलेट करते हैं लॉजिकली? यस। अभी क्या होगा, एक दिक्कत ये होगी कि यहां पे जो वेट हम ले रहे हैं, यहां पे जो हम वेट ले रहे हैं वो वेट किसका होगा? क्यों किसका होगा? मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो उसकी बुक वैल्यू भी होगी। यस, मतलब बैलेंस शीट में हम डेट 10 लाख फेस वैल्यू से इश्यू कर रहे हैं, प्रेफरेंस 10 लाख के फेस वैल्यू से इश्यू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 30 है, बट जरूरी नहीं ना कि जो मार्केट में प्राइस हो वो इतनी ही हो, मार्केट की प्राइस अलग होगी। अगर हमारी इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो उसकी मार्केट वैल्यू जरूर नहीं 30 लाख ही हो, ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। सेम वे प्रेफरेंस, सेम वे डिबेंचर। तो यहां पे एक और क्वेश्चन आएगा कि भैया आप बुक वैल्यू कंसीडर करोगे या फिर मार्केट वैल्यू? सो व्हाट वी विल कंसीडर? ओके, तो यहां पे कंपैरिजन दी है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू सिंपल कंप्यूटेशन है, मार्केट वैल्यू डिफिकल्ट है, क्योंकि एक डेट हो या प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, सभी की आपको मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। रॉन्ग एस्टिमेट्स, गुड एस्टिमेट। ये एस्टिमेट अच्छा है क्योंकि ये आपको एग्जिस्टिंग प्राइस पे ऊपर करते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, इसमें काफी सारा फ्लक्चुएशन होता रहता है। ठीक है, ऑपरेशनल कन्वीनियंट है, बट ये थ्योरेटिकली कंसिस्टेंट है, रेडीली अवेलेबल है, ये डिफिकल्ट है। तो इजीली तो आपको बुक वैल्यू ही मिलेगी, और डिफॉल्ट हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट भी हम प्रेजेंट बुक वैल्यू से कर रहे हैं, बैलेंस शीट हम हिस्ट्रिकल कॉस्ट से ही प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेहतर है आप बुक वैल्यू ही यूज करें। बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है भी मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट कीजिए, वेट शुड बी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू एंड वेट शुड बी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू बोथ, तो हमें दोनों कैलकुलेट करने हैं। या फिर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि मार्केट वैल्यू के वेट के ऊपर आप WACC कैलकुलेट करना, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, बट कुछ ना कहा हो ओके, तो हम बुक वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, प्रीफर करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, फिर आता है कंसेप्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये WACC ही है, ये WACC है, KO ही है। बट व्हेन यू से मार्जिनल, उसका मतलब क्या होता है?
टू हैव द एक्स्ट्रा फंड। तो अभी हमारे पास 100 लाख का फंड तो है, उसको भूल जाइए। अभी हमें नया 50 लाख का फंड रेज करना है, तो जो नया वाला फंड है उसकी ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। ऐसा नहीं चलो पुराना जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें नया मिक्स कर दीजिए और ओवरऑल कॉस्ट दीजिए, ऐसा नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करेंगे, जितना हम नया फंड इश्यू करेंगे वो नया वाला फंड है, सिर्फ उसका ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। तो इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे मार्जिनल कॉस्ट का, तो आपको पता चल जाएगा। अभी WACC पे फोकस कीजिए, अभी आपको फोकस करना है WACC पे। तो एग्जाम्पल नंबर जो भी था क्या था, 16, यस। तो आप 16 पे आ जाइए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाइए। इज एवरीथिंग ओके? यस यस, ठीक है, गोइंग वेल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाइए। WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, चलिए द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 लाख। चलिए हमें बता दिया है हमारे पास इक्विटी शेयर क्या है, 50 लाख है। क्या है? 50 लाख है। 10% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, ओके। 12% डिबेंचर 30 लाख। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दिया है 14.7। इनकम टैक्स रेट है 30। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC। यस सर, यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO। ओके, चलिए तो यहां पे हमारे पास सोर्सेस कितने हैं? एक है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, देन आफ्टर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। देन आफ्टर हमारे पास है 12% डिबेंचर्स, ओके। इसकी बुक वैल्यू क्या है? इसकी बुक वैल्यू 50 lakhs, 10 lakhs एंड 30 lakhs। तो टोटल कीजिए, तो टोटल आ रहा है हमारा 90 लाख। तो हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है वो है 90 लाख। 100 कर देते तो अच्छा होता, ठीक है, चलो नो इश्यूज। यहां पे पॉइंट में आएगा। जब भी आपको पॉइंट लेना हो, डेसिमल पॉइंट्स लेना हो, तो अच्छा होगा आप या 3 या 4 डेसिमल पॉइंट्स ले लीजिए, क्योंकि परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अभी हमारी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो इक्विटी की कॉस्ट इन्होंने दे दी है 14.7। केपी नहीं दिया है, तो केपी में क्या है? डिविडेंड बाय एनपी। अभी एनपी में कुछ दिया है? डिस्काउंट, प्रीमियम, फ्लोटेशन कुछ नहीं, तो ये 10% ही रहेगा। 10/100 इंटू 100, 10/100 इंटू 100। डिबेंचर में क्या होगा? कुछ दिया है आपको? नहीं दिया है, तो 12/100। बट यहां पे डिविडेंड में 12% एज इट इज नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? उसको 1 - t से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 1 - t से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए तो इसका डिबेंचर का कॉस्ट कितना हुआ? 8.4%। कितना हुआ? 8.4%। ओके, चलिए अभी हमें क्या करना है? व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? WACC। ओके, WACC कैलकुलेट करना है, हमें चाहिए वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। ओके, वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। तो वेट कितना होगा? तो अभी यहां पे हमारे पास बुक वैल्यू ही है, तो हम बुक वैल्यू के ऊपर ही वेट कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए मुझे वेट दीजिए 50 डिवाइडेड बाई 90.555555। ओके, तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे 0.5556। 10/90 0.11111 0.3333। अभी इसका टोटल 1 होना चाहिए। एक बार आप वेट का टोटल मैच करके देख लेना।
उसका टोटल 1 होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है 0.99999, ऐसा नहीं, तो 0.0001 आपको कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये टोटल 1 ही होना चाहिए। ओके, चलिए, इज दैट क्लियर? अभी क्या करेंगे हम, WACC सिंपली मल्टीप्लाई, क्या वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, चलिए, तो हम वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, 14.7 इंटू 0.5556, ओके, 0.5556, बट यहां पे हमें परसेंटेज में 2 डेसिमल ही लेने। ओके, परसेंटेज में तो हमें क्या चाहिए, अप टू 2 डेसिमल ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज एज इट इज रखेंगे हम, 14.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.5556, तो यहां पे आएगा 8.17%, ठीक है। ऐसे हम करेंगे 10 इंटू 1.111111, तो ये तो 10% इंटू 1.11% आएगा। यस, और 8.4 इंटू 0.33333, तो ये आएगा 2.80, मतलब 2.799999, तो यहाँ पे 2.80। तो इसका मुझे टोटल दे दीजिए, चलिए, इसका मुझे टोटल दे दीजिए। चलिए, तो क्या होगा हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होगा हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? $12.08, यस यस, 12.08, यस। तो ये क्या गया हमारा KO। अभी आप देखिए, ये हमारा जो है वो क्या है, हमने यहां पे फंड कलेक्ट किया, ये है कलेक्शन ऑफ फंड, ये हमारा आंसर तो आ गया। मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं जो मैंने आपको पहले समझाया। ये हमने फंड कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ फंड्स, कितने में, 90 लाख का फंड कलेक्ट किया, तो ओवरऑल 90 लाख की कॉस्ट है, एट कॉस्ट 12.08। ओके, अभी ये जो फंड है उसको हम क्या करेंगे, वी विल इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, और जो भी हम यूटिलाइज करेंगे उसका जो रिटर्न है, चलिए मान लीजिए रिटर्न है 15%, तो यहां पे रिटर्न है वो ज्यादा है, यस, तो वी विल इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर रिटर्न कम है, सिर्फ रिटर्न 12% है, देन वी विल नॉट इन। तो इस हिसाब से हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हमने यहां पे स्टार्ट क्या किया, इक्विटी। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 10%, रेफरेंस कैपिटल, फिर होता है डिवेंचर। ओके, यहां पे हमने कंसिडर किया 50 लाख, 10 लाख, 30 लाख। ओके, फिर आई कॉस्ट की बारी। ओके, फिर हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8.4, 14.7 और 10। तो एक बात खास ध्यान रखना, कई बार मैंने पेपर चेक किया था तो स्टूडेंट को देखा कि ये लोग क्या करते हैं, यहां पे बुक वैल्यू तो इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट लेते हैं, बट फिर आप जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं कि हमने वर्किंग नोट 1 किया, अभी तो यहां पे तो कॉस्ट एज इट इज दे दी है, हम वर्किंग नोट 1 करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमने वर्किंग नोट 1 कॉस्ट ऑफ डेट का किया, तो वो हम यहां पे कैलकुलेट कर देंगे। तो गलती क्या होगी, इक्विटी की कॉस्ट डिबेंचर में चली जाएगी, डिबेंचर की कॉस्ट इक्विटी में चली जाएंगी, ऐसी कॉमन मिस्टेक होती है। तो आप ध्यान रखना कि आप वो मिस्टेक नहीं करें। अगर आपको वर्किंग बनाना है, तो जो वर्किंग बनाया है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट, यहां पे डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी वैसे ही लेना। मतलब जिसकी कॉस्ट ले रहे हो, जिसका बुक वैल्यू वेट ले रहे हो, उसकी ही यहां पे कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। डोंट इंटरचेंज। ओके, चलिए, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इजी वन, वेरी इजी, वेरी इजी।
चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 17 इज इन होमवर्क। यहां पे आपको बुक वैल्यू भी दिया है, कॉस्ट भी दिया है, बिफोर टैक्स है तो हम 1 माइनस टैक्स कर देंगे, क्योंकि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टिबल है, इसीलिए हमें 9% 1 माइनस टैक्स करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 18। नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 18, रिवर्स वर्किंग। चलो अच्छा वाला है सब। बैकवर्क, यस बैकवर्क ही करना है हमें। यहाँ पे बैकवर्क लिमिटेड हैज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। अभी यहाँ पे WACC आपको दे दिया है, तो WACC तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट भी हमारे पास 15 है, बट हमारे पास KE नहीं है, तो हमें रिवर्स वर्क करना पड़ेगा। यस ओके, तो आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया पहले ही, फॉर्मूला भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम टेबल में कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक है डेट और दूसरा है इक्विटी। अगर आप डेट इक्विटी ले रहे हो तो उसका वेट, उसकी कॉस्ट ध्यान रख के कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहां पे वेट आ जाएगा 2:1, 2, 1, 3। मतलब वेट कितना होगा 2/3, 1/3। यस, वेट कितना होगा 2:1, मतलब 2/3, 1/3, ठीक है। अभी कॉस्ट, डेट की कॉस्ट क्या होगी, 15% इंटरेस्ट रेट है, उसमें से हम 1.35, 1 माइनस 0.35 माइनस करेंगे, केडी क्या आएगा, केडी क्या आएगा, केई पता नहीं, केई तो फाइंड करना है। तो केडी आएगा 9.75%। यहां पे हम क्या करेंगे WACC, तो यहां पे हमारे पास WACC तो ऑलरेडी है, क्या है 12%, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे 9.75 इंटू 2/3, तो यहां पे आ गया 6.5% और 1/3 के ही आया। चलो अभी हम यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, 6.5% प्लस 1/3 KE इज इक्वल्स टू 12%। अगर आप परसेंटेज में रख रहे हो तो परसेंटेज रखिए, अगर आप डेसिमल पॉइंट में लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए। कॉमन, सब कुछ कॉमन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 6.5 विल गो टू राइट हैंड साइड, नेगेटिव आ जाएगा, 1.3 KE इज इक्वल्स टू 5.5%। तो KE इज इक्वल्स टू 5.5% मल्टीप्लाइड बाई 3।
तो के ही आएगा 16.5%। अभी आप स्ट्रेट कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। कैसे? तो 9.75% इंटू 2/3 आ गया 6.5, 16.5 डिवाइडेड बाय 3, 5.5 प्लस 6.5, 12%। इज दैट क्लियर? तो दैट इज योर आंसर। बट अगर आपको फॉर्मूला में आंसर देना है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला एज वेल। फॉर्मूला हमने क्या बनाया था के ओ के लिए, तो यहां पे दो ही स्ट्रक्चर है, या तो फिर डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो फिर इक्विटी में। तो यहां पे हम लेंगे WD मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डी प्लस वेट ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहां पे वेट ऑफ डी है 2/3 और कॉस्ट है 9.75, 9.70 यस 5 प्लस 1/3 के। तो वही आया सर, ये तो हमने किया था वही है। हाँ, तो क्या फॉर्मूला में करोगे या फिर टेबल में करोगे? आंसर तो वही आएगा ना, 6.5 प्लस 1/3 के। तो यहां पे आ जाएगा के इज इक्वल टू 16.5। तो आप फॉर्मूला से करो या फिर टेबुलर फॉर्म से करो, कुछ भी करो, आंसर तो अल्टीमेटली वही आएगा 16.5। इजी रिवर्स वर्किंग किया हमने, तो अच्छा था। रिवर्स वर्किंग का सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कुछ दिक्कत है तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट, चलो ओके। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हम क्या करेंगे? Z's ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ईबीआईटी दिया है। यस यस यस, ईबीआईटी अमाउंट है 9 लाख रुपीस। कॉस्ट ऑफ डेट केडी दिया है 10%। ओके। एंड करंटली फर्म एम्प्लॉयज डेट ऑफ रुपीज 30 लाख। ओके, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओबी दे दिया 12%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो लास्ट हमने क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है, बट एक इश्यू ये क्वेश्चन में ये है कि लास्ट क्वेश्चन में हमें डेट और इक्विटी का जो वेट है वो दिया था, बट यहां पे डेट की टोटल अमाउंट आपको दी गई है, बट इक्विटी की अमाउंट भी नहीं है और वेट भी नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर करते हैं उसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ओके, उसको क्या बोल सकते हैं? ओवरऑल। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी एक्सपेक्टेशन होगी शेयर होल्डर की या फिर डिबेंचर होल्डर की,
वही हमारा क्या होगा, कॉस्ट। ओके, उतना तो रिटर्न हमें देना ही है। चलिए, तो उसको ओवरऑल कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम, ओवरऑल रिटर्न भी बोल सकते हैं, ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक और भी फॉर्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना तो आना ही चाहिए। ओके, तो यहां पे क्या है, 12% है, ईबीआईटी हमें दिया है 9 लाख, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जो भी आपने फंड कलेक्ट करके बिजनेस में आपने जो भी कैपिटल एम्प्लॉय किया है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें जरूर नहीं खुद का कैपिटल हो, आप जहां से भी कैपिटल लेके आए हो, या फिर खुद की इक्विटी, प्रेफरेंस, या फिर डिबेंचर, वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म फंड यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 12%, तो ये होगा 75 लाख। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लिक नहीं हुआ देन आप सोच लीजिए ये आप सम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। डेट कितना है उसमें, डेट कितना है 30 लाख, तो इसका मतलब इक्विटी कितना होगा, रिमेनिंग 45 लाख। हाँ, अभी ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, वेट मिल गया, तो अभी रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं। यस, स्टार्ट करेंगे हम इक्विटी, उसकी बुक वैल्यू है 45 लाख। ओके, उसकी कॉस्ट तो हमें फाइंड करनी है, वेट कितना होगा तो ये देख लेते हैं वेट कितना होता है। डेट है 30 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 75 लाख, तो वेट कितना होगा, केडी कितना है, हमें यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट ही दिया है, इंटरेस्ट रेट 10% ऐसा नहीं दिया है, कॉस्ट ही दे दिया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे 10% कॉस्ट ले लेते हैं। वेट कितना होगा 45/75, तो यहां पे होगा 0.60, यहां पे होगा 0.40। चलिए, WACC टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल है 12%, मल्टीप्लाई करते हैं 0.60 KE 4%। चलिए, तो क्या होगा 0.60 KE प्लस 4% इज इक्वल टू 12%, तो यहां पे होगा 0.60 KE इज इक्वल टू 8%, तो KE कितना होगा, KE कितना होगा, इज इट 13.33%? यस, तो ये आ गया हमारा KE। ओके, तो यहां पे हमें वो फॉर्मूला क्लिक होनी चाहिए। यस, ये फॉर्मूला रेशियो एनालिसिस में भी आएगी, देख लेंगे हम। चलिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स।
ओके चलिए, नाउ नोट डाउन द होमवर्क फॉर टुडे। एग्जाम्पल 20 नहीं 20 नहीं, सॉरी, एग्जाम्पल 20 होमवर्क में नहीं है, वो मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 21 है, होमवर्क में है एग्जाम्पल 21। यहां पे इक्विटी प्रेफरेंस रिडीमेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए गए हैं, आपको WACC कैलकुलेट करना है। ओके चलिए 21, और अभी आप होम असाइनमेंट ओपन कीजिए, बस क्लास वर्क में इतना ही। होम असाइनमेंट ओपन कीजिए, होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 and 4। थ्री एंड 4 कैलकुलेट करके आना है, ठीक है। 3 and 4, सॉरी नहीं 3 4 अभी बाकी रखिए। होम असाइनमेंट से कुछ नहीं कीजिए क्योंकि मार्केट वैल्यू वेट हमें कराना बाकी है, ठीक है। सिर्फ क्लास वर्क में आज मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए वही करिए। क्लास वर्क में हमने कितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए, तो 13, 14, 17 and 21, बस इतने ही। 13, 14, 17 and 21, ओके बस इतने ही। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ओके 20 से।